करने के बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक कॉन्सेप्ट आता है पोर्टफोलियो थ्योरी का। फिर पोर्टफोलियो थ्योरी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और जब हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की तरफ जाएंगे तो फिर हम रिवर्ट बैक करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की तरफ, क्योंकि उनका रिलेशनशिप इससे भी बनता है। मैं इस वक्त ये कर रहा हूं कि पोर्टफोलियो थ्योरी का जो इशू है वो एक्चुअली है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड, लेकिन उसको हम थोड़ा सा डिस्कस इस हवाले से करेंगे कि उसकी एप्लीकेशन हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में किस तरह है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करते हुए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और इन फिनोमेना पे जो है वो मूव करेंगे, बजाय इसके कि मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हवाले से बात करूं। मैंने लास्ट क्लास में एक हैंडआउट आपको दिया हुआ था। उस हैंडआउट में जितने क्वेश्चन है वो सारे जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है, लेकिन उन सबके अंदर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, सीएपीएम की जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट है। या तो हम ये कर लेंगे सीएनपीएम का एक जो रिलेशन है वो बता दूंगे, मतलब हमेशा बस जहां लिखा है फिलहाल इसी तरह कंप्यूट कर ले और हमारा काम हो जाए। तो एक तो ये भी हल है फिलहाल कि हम जब तक इन तमाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हवाले से इश्यूज को कंप्लीट ना कर लें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हवाले से, राइट। या फिर ये कि हम पोर्टफोलियो को, सीएपीएम को, सबको हम थोड़ा सा डिस्कस करें, उसके बाद जाके हम इसको रिलेशनशिप बनाए और तब जाके ये क्वेश्चन हल हो सकता है। उससे पहले इसमें से हम क्वेश्चन सॉल्व करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो इस वक्त हम कर ये रहे हैं कि टेम्पररी बेसिस पे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि इसको हमने रिलेट करना है हमारे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के साथ। तो हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो थ्योरी से, उसको एक्सटेंड करते हुए सीएपीएम तक ले जाएंगे। अब एग्जाम में पोर्टफोलियो थ्योरी सीएपीएम सेपरेटली भी एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर जिस तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जितने इश्यूज है वो सारे सीएपीएम के साथ मर्ज होके आते हैं। तो वो उस हवाले से हम उसके लिए जो है थोड़ी सी अपनी वर्किंग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपेरेंटली ये कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ नहीं है, लेकिन इशू हमने वही उन्हीं की तरफ जाना है। देखिए, अभी जो पैटर्न अगर हमारे आईसीएमए के हिसाब से मसला है कि हमारे कोर्स की रिकमेंडेड बुक हमें देखनी जरूर है। बुक में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा वो डिस्कसिव टाइप की मिलती है, और उसको फिर पढ़ने से डायरेक्ट एग्जामिनेशन बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें सारे, क्योंकि एग्जामिनर वहां से पिक करे तो हम उसको हैंडल कर सकें। इस वजह से हम थोड़ा कहते हैं। अदरवाइज जैसे सीए का, आईसीएमए, आपके सीआईएमए का या एसीसीए का, ये 3 टेक्स्ट आपके पास जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अवेलेबल है। तो जिस पैटर्न पर हम जा रहे हैं मोरलेस उसी सीक्वेंस में आपको चीजें वहां मिलेंगी उसमें। तो वो सारी चीजें एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो चूंकि स्टडी टेक्स्ट है तो बहुत सारी चीजों की लॉजिक आपको इस हद तक नहीं मिलेगी जितनी बुक में मिलेगी। अब बैलेंस आपको करना है, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसका जो बैलेंस आपने डिसाइड करना है। कंपोजिशन तो बुक हमें करनी है थोड़ा सा क्वेश्चन के हवाले से, तो उसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उसमें बहुत सारी चीजें इस तरह आपको आइडिया नहीं होगा जैसे बुक पढ़ के उसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मे भी बुक को हम बाद में पढ़ने के लिए कर लें, सिर्फ क्वेश्चन उसके हम पहले कर लें उस हवाले से, क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन पास पेपर जो है वो आपके बैन ऑन और उससे जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन उसमें से आए, तो वो प्रैक्टिस उसके साथ जरूर मैच करनी है आप। तो पॉसिबली सी और एसीजे के टेक्स्ट में से या सीआईएमए के टेक्स्ट में से रेफर कर देंगे, तो चीजें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी, उस पर ज्यादा आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्टफोलियो थ्योरी का ताल्लुक असल में है क्या है, तो ये इन्वेस्टमेंट साइड पे, लेकिन हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हवाले से एक चीज डेवलप की थी कि रेट ऑफ रिटर्न जब कोई इंडिविजुअल मांगता है मुख्तलिफ कैपेसिटीज में, लाइक अभी वो अगर लोन प्रोवाइडर है तो वो रिस्क फ्री रेट से डिमांड कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आना। फिर अगर कोई ऑनर की कैपेसिटी में इन्वेस्ट करता है तो उसको पता है कि बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर इनकम गारंटेड नहीं है, इनकम वेरी कर सकती है। तो बिजनेस की इनकम की वेरिएशन को कवर करने के लिए वो बिजनेस प्रीमियम ऐड कर रहा होता है, सारा लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है, बिजनेस प्रीमियम को ऐड कर रहा होता है। फिर वो कंपनी जो डेट रेज करती है तो शेयर होल्डर को ये आइडिया होता है कि डेट की वजह से अब जो भी बिजनेस की इनकम आएगी उसमें से भी पहले मुझे नहीं मिलना, पहले प्रायर चार्ज है, तो मेरे पास इनकम आने के चांसेस जो है थोड़े और कम हो गए, और फिर वेरिएशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसा रिजल्ट वो उसको कंपनसेट करने के लिए फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम लेना होता है, राइट।
इसका ताल्लुक बिजनेस प्रीमियम का ताल्लुक है बिजनेस में इनकम में कितनी वेरिएशन आती है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है या ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जिसपे कैश फ्लो में वेरिएशन के चांसेस नहीं है, तो अफेक्टिवली उस कंपनी के अंदर बिजनेस प्रीमियम जो होगा वो या वेरिएशन ऑफ इनकम ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस कम होगी। जब कम होगी तो शेयर होल्डर्स भी थोड़ी सर्टेनिटी के साथ असेस कर सकते हैं कि उनको क्या मिलना है, क्योंकि रिस्क का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम जो लेते हैं वो वेरिएशन ऑफ रिटर्न है। तो अगर एक ऐसी कंपनी जो इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है जो स्टेबल नेचर का बिजनेस करती है जिसमें कैश फ्लो स्ट्रीम स्टेबल है, तो वहां लेवल ऑफ रिस्क कम होगा एज कम्पेयर टू एक कोई इंडस्ट्री दूसरी जिसके अंदर वेरिएशन के चांसेस ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली जब वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होंगे उसको कंपनसेट करने के लिए रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा। तो वेरिएशन के चांसेस कम या ज्यादा करने का ताल्लुक आप प्रोजेक्ट कौन से एवेल्यूएट करते हो, पैसा लगाते कहां पर हो। तो इस पर्टिकुलर रिस्क का ताल्लुक आपके उस डिसीजन से जो फंडिंग की एलोकेशन है, कि आप पैसा लगाते कहां पर है। अगर आप फॉर एग्जांपल कंपनी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट खुद जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर कर लेती है, बैंक डिपॉजिट के अंदर कर लेती है, तो कंपनी के बिजनेस के अंदर तो कोई वेरिएशन के चांसेस है ही नहीं। वर्चुअली बिजनेस में उसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वेरिएशन ही नहीं है, गारंटेड है इतना मिलना है, इतना आपको डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ये फर्क उसमें। इसके मुकाबले में अगर वो कंपनी जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस करती है और ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर वो इस तरह की प्रोडक्ट की बात कर रही है जिनकी डिमांड स्टेबल भी है और ग्रेजुअली ग्रोथ की तरफ है, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर बीइंग इन्वेस्टर हमें पता है वेरिएशन के चांसेस कम है, वेरिएशन के चांसेस या एडवर्स वेरिएशन के चांसेस एटलीस्ट कम है, तो वहां लेवल ऑफ रिस्क कम है। एज अ रिजल्ट हम लो रेट पे भी इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग होंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहां से हमें मिलना ही मिलना है। तो बिजनेस प्रीमियम कंट्रोल किया जाता है थ्रू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और फाइनेंशियल रिस्क ऑब्वियसली इसका ताल्लुक फाइनेंसिंग डिसीजन से, कि डेट होगा तो फाइनेंसिंग रिस्क क्या अदरवाइज नहीं है, तो इसका ताल्लुक फाइनेंसिंग रिस्क प्रीमियम का ताल्लुक फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ है हमारे पास। अब जो पोर्टफोलियो थ्योरी है वो रिस्क मिनिमाइजेशन की बात करती है, और मेनली जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन जो होती है वो यहाँ पे। इसीलिए मैं कह रहा था कि इफेक्टिवली ये फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ इशू नहीं है, मेनली इट इज अटैच्ड विद इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये सारे के सारे इश्यूज जो है बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट के साथ अटैच होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी ये दोनों मॉडल, पोर्टफोलियो की भी बात करेंगे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये दोनों के दोनों रिस्क मिनिमाइजेशन की जब बात करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से रिस्क मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे, तो अगर रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क यहाँ पे भी और रिस्क यहाँ पे भी है। तो अगर हम यहाँ उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें और हमें नजर आए कि वो रिस्क प्रीमियम या रिस्क को मिनिमाइज करने की जो अप्रोचेज है या रिस्क की बेसिस पर रिटर्न क्या होना चाहिए उसको कंप्यूट करने की अप्रोचेज यहाँ पे भी अप्लाई की जा सकती है। तो एक्चुअली हम पोर्टफोलियो सीएपीएम को इनिशियली डिस्कस करते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लेकिन जो कुछ अंडरस्टैंडिंग हम वहां डेवलप करेंगे वो अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी आपने फाइनेंशियल रिस्क के लिए किया था, अनगेट में से डेट निकाला था, फिर डी ओवर ई निकाल के हमने ऐड किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, अभी आपके पास रिलेशनशिप लिखा हुआ है। तो आप कर क्या रहे थे, बिजनेस प्रीमियम को बेस बना के हमने क्या कंप्यूट किया था, फाइनेंशियल रिस्क। हमने भी यही किया, पहले भी यही किया हुआ है कि बिजनेस रिस्क को बेस बना के हमने फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम कंप्यूट किया। तो स्टार्ट हम यही करेंगे कि पोर्टफोलियो और सीएपीएम बिजनेस के हवाले से, और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे फाइनेंशियल रिस्क के हवाले से। तो ऑब्वियसली हम यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिस्कस कर रहे होंगे जब यहाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इफेक्टिवली नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या अप्रोचेस को हम ऑल टुगेदर अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो इशू ही सेपरेटली डिस्कस होगा। तो यहाँ जब भी हम बात करेंगे तो एनपीवी रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो हम पोर्टफोलियो या सीएपीएम के सिनेरियो में डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, तो वो हम सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट का टॉपिक डिस्कस करना भी नहीं है और ना पोर्टफोलियो सीएपीएम में वो इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस इस तरह डिस्कस की जाती है। बस मुझे क्लियर ये करना है कि these theories relate with elimination और minimization of business risk। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का इशू है, फाइनेंसिंग का डायरेक्टली ये इशू नहीं है। अब हम उसी पर्सपेक्टिव में बात करेंगे अगेन, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि हम इन्वेस्टमेंट में जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट कंसर्न विद फॉर्मेलिटीज ऑफ या मॉडलिटीज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोचेज, आईआरआर, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, हम उस तरह की किसी इशू की बात नहीं कर रहे। हमारा इशू ये है कि वेरिएशन ऑफ इनकम को किस तरह काउंटर किया जाए। अच्छा, अब पोर्टफोलियो थ्योरी का बेसिक फिनोमेना ये है कि जब एक कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करती है